वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुल्क की तरक्की के लिए नए इंतजामी यूनिट्स का क़याम नागुज़ीर करार दे दिया। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स सूबे उसको जो मर्जी नाम दे दें, उसको लेके जाना पड़ेगा अवाम की सतह पर। ISPR का ये काम नहीं है कि वो तय करे कि सूबे बनने के नहीं बनने मेरे भाई। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है तो तव्हां सब खैर खैरियत सां हूंदो। अॼु असां हिकु नओं वीडियो ॾिसण वारा आहियूं। वीडियो के शुरू करण खां पहिरियां अवां सभिनि खां ही दरख़्वास्त आहे त वीडियो के लाइक कंदा, चैनल के सब्सक्राइब कंदा ऐं बेल आइकॉन खे ऑल ते प्रेस कंदा त जीअं असां नओं वीडियो पोस्ट कयूं त तव्हां ताईं आसानीअ सां वीडियो पहुची सघे। अचो त वीडियो जे तरफ़ हलूं। उनका जब बड़ा लड़का हमारे सामने उठ के खड़ा हो गया कि भाई या मेरे पैसे दो या लड़ लो मुझसे, तो फिर हमने तमाम छोटे लड़कों को, यानी कि बलूचिस्तान को, उस वक्त के NWFP को, उस वक्त के पंजाब को, उस वक्त के सिंध को इकट्ठा करके 1 यूनिट कायम कर दिया 50s में। सिकंदर मिर्ज़ा साहब और मोहम्मद अली बोगरा साहब की बेहतरीन सलाहियत और लीडरशिप के अंडर। तो उससे क्या हुआ कि वो कौम परस्त तहरीकें जो कि पाकिस्तान बनने के बाद कमज़ोर होनी चाहिए थी, बिकॉज व्हेन अ न्यू नेशन इमर्जेस ऑन द ग्लोबल मैप इट क्रिएट्स अ सर्टन सेंस ऑफ असिमिलेशन इन इट्स पॉपुलस, जो कि एक मेल्टिंग पॉट का किरदार अदा करती है, जिसमें तमाम कौमें आहिस्ता आहिस्ता खलूस और मोहब्बत में पिघल कर एक हो जाती हैं। वो और दूर होना शुरू हो गई। वजह क्या है कि हम पहले ही दिन से तलवार लेके खड़े हो गए कि भाई अब सारे इकट्ठे हो जाएं, हमने इस पाकिस्तान से जान छुड़ानी है। तो इसीलिए वो तहरीकें, वो कौम परस्त तहरीकें और मजबूत हो गई। और आज जो बहस है सूबे बनाने के हवाले से, उसमें बड़े बड़े रोड ब्लॉक्स मौजूद हैं। मुशर्रफ साहब के दौर के बाद ये कहा गया कि नए सूबे बनने चाहिए, फिर ये डिबेट विदर अवे हो गई क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स वापस आती हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI का दौर आता है। उसमें चंद झूठे वादे किए गए PTI, नून लीग, पीपल्स पार्टी तीनों की तरफ से, लेकिन साउथ पंजाब का सूबा भी नहीं बना, जहाँ पर हमेशा भेड़ बकरियाँ इकट्ठी करके पॉलिटिकल मैनूवरिंग के लिए इस्तेमाल करके टिशू पेपर की तरह फेंक दी गई, कभी जनूबी पंजाब महाज तो कभी किसी और के नाम के ऊपर। तो तमाम वादे ही रह गए। हर किसी ने दूसरे के सूबे को डिवाइड करने की डिमांड की और घर जाके सो गया, ठीक है। लेकिन इसके बाद में फिर से ये डिस्कोर्स 27वीं तरमीम के बाद जिंदा हुआ और ये बताया गया कि 28वीं तरमीम में सूबों के टोटे कर दिए जाएंगे। इस लफ्ज़ से तो आप अच्छे तरीके से वाकिफ़ होंगे, लेकिन यहाँ पर नए सूबे बनाए जाने की बात हो रही है। तो उसके फ़ौरी बाद ये पता चला कि अगली तरमीम जो आएगी ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे तमाम तरमीमें लिख के रखी होती हैं, लॉ मिनिस्टर से लेके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और राना सनाउल्लाह साहब से लेके तमाम जो वफाकी गुजरे हैं, कम ही इल्म होता है इस बात का उनको कि अगली तरमीम कौन सी होगी। तो बताया गया कि 28वीं के अंदर ये सेटल हो जाएगा कि कहाँ कहाँ नए सूबे बनने हैं। तो उस पर फिर नकवी साहब भी आ गए और उन्होंने कह दिया कि वो सिस्टम जो मुझे लेकर आया वो फ्लॉप हो चुका है, और इस सिस्टम को ठीक करने के लिए उन्होंने जो माजून पेश की वो थी नए सूबे। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स सूबे उसको जो मर्जी नाम दे दें, उसको लेके जाना पड़ेगा अवाम की सतह पर। तो उसके बाद पीपल्स पार्टी को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि हम जो है ना वो गर्दनें कटवा देंगे, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। सईद गनी साहब ने ISPR को भी कह दिया कि ये आपका काम नहीं है कि आप नए सूबों के हवाले से बात करें। मेरी एक बात सुने, ISPR का ये काम नहीं है कि वो तय करे कि सूबे बनने के नहीं बनने। वो और बात है कि जब मेयर का इलेक्शन करवाना हो तो फिर हम आपसे चलें। तो इस तरह की बातें अब तक हो चुकी हैं। तो आज इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको ये बताएं कि नए सूबे बनाए जाने का जवाज़ क्या पेश किया जाता है, रीज़निंग क्या है, मंतिक, दलील, तावील क्या पेश की जाती है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि दुनिया के जो मॉडल्स कंपेयर किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 3 कौन कौन सी तहरीकें एग्जिस्ट करती हैं जो कहती हैं कि नए सूबे बनने चाहिए, कौन कौन सी कौमें सपोर्ट करती हैं इनको और कौन कौन सी कौमियतें इनके ख़िलाफ़ हैं और कहती हैं कि गले कटवा देंगे, ये नहीं होने देंगे। इसके अलावा क्या वाकई पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेटिव रॉड का ये सलूशन है या नहीं, और आखिर में ये कि ऐसा हो भी सकता है या इससे एक नई सिविल वॉर शुरू हो सकती है। आज ज़रा ये कहानी आपको सुनाते हैं। तो नए सूबे बनाने के हवाले से जो रैशनल और रीज़निंग पेश की जाती है उसमें दुनिया भर से कंपैरिजन किए जाते हैं कि हमसे छोटे मुल्कों ने भी हमसे 10 गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई करके सूबे बनाए हुए हैं, तो हमें क्या तकलीफ़ है। उसकी वजह है कि कहा यह जाता है जनाब कि 4 सूबे 1970 में जो कायम हुए थे उस वक्त पाकिस्तान की आबादी कितनी थी, 6.5 करोड़। आज कितनी है, 25 करोड़। उसकी वजह यह है कि हमारी नेशनल स्पोर्ट ही ये है कि जिसने ज़्यादा बच्चे पैदा किए उसके लिए सबसे फ़ख्र की बात होगी और उसको अवार्ड मिलना चाहिए। तो बजाय इस उम्मत को बढ़ाने के अमल के कम ही कुछ किया है पाकिस्तानियों ने। तो इसीलिए 6 करोड़ से हो गए हैं 25 करोड़ और 26 करोड़ भी हो गए होंगे जब तक वीडियो अपलोड होगी, ठीक है। तो इसीलिए जनाब अब ना वो हालात रहे, ना उतनी कौम रही, ना वो मसाइल रहे, ना वो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का इशू रहा, ना वो एडमिनिस्ट्रेशन का इशू रहा, और ना ब्यूरोक्रेसी का और लेजिस्लेटिव और जुडिशरी का इतना रॉट था, क्योंकि सब्जेक्ट्स ही इतने ज़्यादा नहीं थे
यूजिंग दिस वर्ड डिलिबरेटली। फिर मिसाल दी जाती है नाइजीरिया की, जिसकी 1960 में इंडिपेंडेंस हुई और उसके बाद में 4 रीजन थे उसके, लेकिन 1996 में यानी कि उसके 36 साल बाद नाइजीरिया की 36 रियासतें थीं, यानी कि 36 प्रोविंसेस। ऑन दी अदर हैंड टर्की, जिसकी पॉपुलेशन पाकिस्तान से कम है, 81 सूबे हैं वहाँ पे, और वहाँ पर भी आपको ये नज़र आता है कि एक तरफ मैसिव सेंट्रलाइजेशन है और एक तरफ डिसेंट्रलाइजेशन है। हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान में हमेशा डिसेंट्रलाइजेशन, अगर मैं लोकल बॉडीज़ की बात करूं, सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं, सूबाई खुद मुख्तारी की बात नहीं हो रही, तो वो डिक्टेटरशिप्स में हुई है। अयूब खान साहब के अंडर बेसिक डेमोक्रेसीज़ और गैर जमाती इंतखाबात हुए ज़िया साहब के अंडर, और उसके बाद में मुशर्रफ साहब के अंडर लोकल बॉडीज़ का निज़ाम, जिसमें नाज़िम और नायब नाज़िम के इलेक्शन होते थे और कहा जाता था कि ये एक अच्छा और आइडियल लोकल बॉडीज़ का स्ट्रक्चर है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास मुशर्रफ के स्ट्रक्चर को चैलेंज करने के लिए भी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सियासी पार्टियाँ हर वो चीज़ नहीं करवाना चाहती जिससे एमएनए की जेब पे डाका मारा जाए, क्योंकि 20 करोड़ लगा के वो इलेक्शन जीत के आता है तो उसने 40 कमाना भी होता है। अगर नाजिम नायब नाजिम को पैसे दे के घर चला गया तो दिमाग ख़राब है उसका कि वो पार्लियामान में बैठने के लिए मरेगा। इसीलिए कीप द मनी इन योर ओन पॉकेट। इंडोनेशिया 286 मिलियन की आबादी है, पाकिस्तान से भी ज़्यादा, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। 38 सूबे हैं, 1999 में डिसेंट्रलाइजेशन कर ली थी इन्होंने। ब्राज़ील 21 करोड़ की तकरीबन आबादी है, 26 रियासतें हैं। पाकिस्तान 25 करोड़ की आबादी, 4 सूबे, एक सूबा हाथी से भी बड़ा, जहाँ के एक शहर में इलेक्शन जीतो वज़ीर आज़म बन जाओ और बाकी सारे मुंह देखते रहेंगे। इवन हिंदुस्तान की भी बात करें तो उन्होंने 1966 में अपना पंजाब डिवाइड कर लिया था जनाब। उसकी वजह यह है कि वो सिद्धू मूसेवाला का गाना भी है जिसमें वो पंजाब के वो टूटे हुए हिस्से वापस मांग रहा है, जिसमें उनका क्लेम ये है कि ये पंजाब की टेरिटरीज़ हैं। आपको पता है कि 66 के अंदर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया, नेहरू साहब की पॉलिसी थी, उससे चंडीगढ़, हिमाचल और हरियाणा बना दिया गया, क्योंकि एक पंजाबी सूबा तहरीक थी वहाँ पे, उसको ऑनर करके डिवीजन कर दी गई, और जो हिंदू मेजॉरिटी एरिया था उसको अलग कर दिया, जो सिख पंजाबी मेजॉरिटी एरिया था उसको अलग कर दिया। किसी का कुछ नहीं गया, ना पंजाबी कल्चर ख़त्म हुआ, बल्कि दुनिया भर में आज दिलजीत दोसांझ और करण औजला टाइप के जो आर्टिस्ट हैं वो ग्लोबलाइज़ कर रहे हैं पंजाबी को, उस रीजन में जहाँ पंजाब डिवाइड हुआ था। और यहाँ जहाँ पंजाब डिवाइड नहीं हुआ, यहाँ पर कहा जाता है कि अगर डिवीजन होगी तो कल्चर तबाह बर्बाद हो जाएगा, जबकि कल्चर आप पहले भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, अपने बच्चों को पंजाबी तक पढ़ने तो देते नहीं हैं। आज तक आप उसको एक लैंग्वेज के तौर पे अपने स्कूल्स के अंदर, मॉडर्न स्कूल्स में इनकॉर्पोरेट नहीं कर सके। क्लासेस में ये मॉडर्न जेंजी जो मम्मी डैडी जाके बात करती है अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर, इनसे पूछें कोई बच्चा पंजाबी में बात कर ले, गालियाँ देने से कम बात नहीं होती, क्योंकि कहा यह जाता है कि ये तो जहालत है और बेवकूफ़ी है और अनपढ़ होने का सबूत है। तो ये तो हशर किया अपनी लैंग्वेज का, टेरिटरी उतनी है, कल्चर सिफर है, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बन गया नया तो हमारी ज़ुबान बर्बाद हो जाएगी। पहले क्या छोड़ा है आपने उसका? कुछ भी नहीं। ये है जी दुनिया भर की एग्जांपल्स जो कोट की जाती हैं। अब आ जाइए पाकिस्तान में प्रपोजल क्या है कि नए सूबे कितने बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे हर किसी ने अपनी अपनी बास्केट में अपनी मर्ज़ी के अंडे रखे हुए हैं। कुछ कहते हैं 32 अंडे होने चाहिए, यानी कि 32 एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो हैं इन्हीं को आप सूबों का दर्जा दे दीजिए। इसके अलावा कुछ ये भी कहते हैं कि जो 12 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन थी जो कि वेस्ट पाकिस्तान में 1947 में एग्जिस्ट करती थी, उस पर वापस चले जाएँ, यानी कि प्री वन यूनिटाइजेशन स्टेट के ऊपर वापस चले जाएँ। क्योंकि शुरू में जब सारी दुनिया सूबे बना रही थी, हम जो है वो बंगाली से लड़ रहे थे कि ओए तेरा कद छोटा है, तेरा रंग काला है, तू नया नया मुसलमान हुआ है। तो उस दौरान बहुत से लोगों ने रिफॉर्म कर ली, हमसे नहीं हुई। इनफैक्ट हमने पूरे मुल्क के ही 2 सूबे बना दिए, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट। तो कुछ अब ये कह रहे हैं कि उस ट्रॉमा से निकल के उस सॉफ्टवेयर को डिलीट करके नया सॉफ्टवेयर ना लाएं, पहले वाला दोबारा इंस्टॉल कर लें। अब आ जाइए तहरीकों के ऊपर। तो तहरीकें तो बहुत हैं जनाब। उसकी वजह यह है कि हज़ारा प्रोविंस की जो मूवमेंट है, तहरीक सूबा हज़ारा TSH, बाबा हैदर ज़मान आपको याद होंगे, एक लीडर थे इस तहरीक के TSH के। और इसके अलावा 2010 में कुछ कारकुनान यानी कि तकरीबन 7 प्रोटेस्टर्स, उनकी जान चली गई थी एबटाबाद के अंदर अप्रैल 2010 में एहतजाज करते हुए। क्योंकि जब NWFP का नाम खैबर पख्तूनख्वा रख दिया गया तो हज़ारा के कुछ लोगों ने और हज़ारा के इस तरह के लीडर्स ने यह कहा कि हम हिंदको स्पीकर्स हैं, हम पश्तून आइडेंटिटी नहीं रखते, फिर जो सूबे में हम रहते हैं, जो हमारी ज़मीनें हैं, इसको पख्तूनख्वा का नाम क्यों दे दिया गया। इस पर एहतजाज करने के लिए बाहर निकले, गोलियाँ चली, 7 लोगों की जान चली गई, जिनको शौदाए सूबा हज़ारा तहरीक कहा जाता है आज भी। तो हज़ारा प्रोविंस की मूवमेंट है जिस पे किसी को खास एतराज़ नहीं है। इवन PTI भी इस पर कॉपरेट करने को राज़ी है, जो कि खुशाइंद बात है, क्योंकि वो इस चीज़ को लेकर नार्सिसिस्टिक और अल्ट्रा आइडियोलॉजिकल नहीं हुए और अल्ट्रा एथनिक उन्होंने रिग्रेसिवपन नहीं दिखाया इस चीज़ के ऊपर। इसके अलावा सराइकिस्तान की तहरीक है, आपको पता है कि इसका लॉलीपॉप बहुत पुराना है। हर इलेक्शन को चोरी करने के लिए साउथ पंजाब के सियासतदानों को भेड़ बकरियों की तरह जहाज़ों में बिठा के होटलों के कमरों में बंद करके इस्तेमाल करके बाद में डिस्कार्ड कर दिया जाता है। पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI तीनों ने वादे किए। किसी ने कहा 100 दिन में बनेगा, किसी ने कहा कि लेजिस्लेशन पास होगी, किसी ने कहा कि इलेक्शन से पहले हमारा मंशूर ये है कि ये सूबा कायम किया जाएगा। सब ने झूठ बोला, कुछ नहीं हुआ आज तक। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि सबसे कम अपोजिशन इस वक्त सूबा हज़ारा और सूबा साउथ पंजाब, जनूबी पंजाब बनाए जाने के ऊपर है फेडरेटिंग यूनिट्स के अंदर।
लोगों की बात नहीं कर रहा। फिर मुल्तान और बहावलपुर सूबे की डिमांड है, क्योंकि बहावलपुर प्रिंसली स्टेट थी और मुल्तान इसलिए कि उसको कैपिटल होना चाहिए साउथ पंजाब का, वो इसलिए कहते हैं कि हमारे नाम से हो। फिर फाटा की भी कुछ आवाज़ें हैं और इसके अलावा पोटोहार प्रोविंस की हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान के अंदर पश्तून एरिया का एक अलग सूबा बनाए जाने की भी तहरीक है, क्योंकि ये कहा जाता है कि चूँकि पार्टीशन से पहले लसबेला, खारान, मकरान और इसके अलावा कल्लात की रियासत थी, मसला सिर्फ कल्लात की स्टेट में था, उसको मिस मैनेज करके पूरे बलूचिस्तान का इशू क्रिएट कर दिया गया। तो पश्तूनों का तशख़्ख़ुस वहाँ पर मुख्तलिफ है, इसीलिए उनको अलग सूबा दे दिया जाए। फिर गिलगित बल्तिस्तान की डिबेट आपको पहले ही पता है क्या है। तो ये पश्तून सूबा जो बलूचिस्तान में बनाने की बात की जाती है, नॉर्दर्न बेल्ट में, कोयटा में, पेशीन के इलाकों में कहा जाता है कि ये प्रोडोमिनेटली पश्तून सिटीज़ हैं, इसीलिए इनकी एक अपनी स्टेट होनी चाहिए, यानी कि एक अपना सूबा होना चाहिए। और इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान की भी तहरीक आपके सामने है, उस पर तफसील से हम बात कर चुके हैं। सबसे बड़ा डिस्कॉर्ड कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? वो एग्जिस्ट करता है कराची प्रोविंस के ऊपर और सिंध की डिवीज़न के ऊपर, जो कि सबसे मुश्किल काम है, मैं ये समझता हूँ करना। वो करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, अब इस पर क्या क्या आरा मौजूद हैं, ज़रा इसकी बात कर लेते हैं। तो मुहाजिर वर्सेस सिंधी जो सोशल मीडिया डिस्कोर्स आपको दिखाई देता है, जिसको मैं तो कंडेम ही करूँगा, उसकी वजह यह है कि इन लसानी और एथनिक बुनियादों के ऊपर नफ़रत फैलाने के साथ हमें नहीं होना चाहिए किसी भी तरफ से, चाहिए क्यों ना हो रहा हो। लेकिन अब मुख्तलिफ रैशनल्स हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि 1951 में 60% कराची जो था वो मुहाजिर सिटी था, यानी कि 60% मेजॉरिटी थी मुहाजिरों की। फिर 2023 या उसके बाद की बात करूं तो अब भी 51% के अराउंड कराची में मुहाजिर रहते हैं। कौन से मुहाजिर? जो हिंदुस्तान से ट्रैवल करके यहाँ पर आए, उनको सेटल किया गया। इसीलिए कहा यह जाता है कि अब आकर अगर सबसे बड़ी कम्युनिटी कराची में मुहाजिरों की है 50% के करीब, और सेकेंड लार्जेस्ट भी सिंधी नहीं है, पख्तून्स जो हैं दे आर 14% ऑफ सिंध, और उसके बाद में 11% सिंधी पॉपुलेशन है, यानी कि दे आर ऑन नंबर 3 पॉपुलेशन वाइज। तो इसीलिए फिर हमें खुद गवर्न करना चाहिए। तो ये भी लसानी बुनियाद के ऊपर कराची की सेपरेशन की बात है वैसे तो, लेकिन MQM ये बात शायद उस तरह से ना करे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव बात करती है। वो ये कहती है पीपल्स पार्टी करप्ट है, वो इंटीरियर की पार्टी है, वो कराची से मुखलिस नहीं है, वो यहाँ का रेवेन्यू चोरी करते हैं, लेकिन अंदर से हम सबको पता है कि रीजनिंग सबकी क्या है। लेकिन उसके जवाब में कुछ कौम परस्त आवाज़ें सिंध के अंदर ये बात करती हैं कि जो कराची में डिवीजन की बात की जा रही है कि इसको फेडरल टेरिटरी बना दिया जाए, वो इस चीज़ को इग्नोर करती है कि 1941 में, यानी कि पार्टीशन से 6 साल पहले की मरदमशुमारी ये कहती है कि 60% सिंधी थे कराची में। उसके बाद में अगर सेटलमेंट होना शुरू हो गई तो इसका ये मतलब नहीं है कि कराची नॉन सिंधी शहर हो गया। उसका मतलब ये है कि वो ऑर्गेनिकली पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स चेंज नहीं हुए। अदरवाइज़ 60% सिंधी वहाँ रहते थे, 6% उर्दू स्पीकर्स थे। और इवन 19th सेंचुरी के अंदर कराची एक कोस्टल टाउन था, छोटा सा, 50,000 इनहेबिटेंट्स थे तकरीबन, और सिंधी और बलोच पॉपुलेशन थी। हैदराबाद से भी गवर्न होता रहा। फिर ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट हो गया 1840 में, गोरों ने यहाँ कब्जा कर लिया और सिंध का कैपिटल तो इसको बना दिया एडमिनिस्ट्रेटिव, लेकिन इसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना दिया 1843 के अंदर, मुंबई प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना दिया। लेकिन दोबारा 1936 में सिंध बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग हो गया, क्योंकि सिंध की बड़ी पॉपुलेशन में ये ओपिनियन भी एग्जिस्ट करती थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुंबई से हमें गवर्न किया जाए। तो सिंध की सेपरेशन हुई बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, और उसके बाद में कराची को सिंध का कैपिटल बनाया गया। 1948 में दोबारा से पाकिस्तान की हुकूमत ने क्या कहा कि पाकिस्तान फेडरल टेरिटरी के तौर पे कराची को सेलेक्ट कर रहा है, यानी कि दारुल हुकूमत के तौर पे। इस्लामाबाद तब बना नहीं था, क्योंकि तब इस्लामाबाद मुख्तलिफ गाँव की ज़मीनें इकट्ठी करके बनाया जाना था 15-20 साल बाद, जो कि आज आपको नज़र आता है। तो 48 में जनाब लियाकत अली खान साहब ने अयूब खोड़ो को कहा, जो उस वक्त CM सिंध थे, कि सिंध गवर्नमेंट हैज़ टू मूव आउट, कोट एंड कोट, आई एम कोटिंग हिज ओन वर्ड्स, कि सिंध गवर्नमेंट यहाँ से उठे और हैदराबाद जाके अपना कैपिटल बनाओ, कराची से निकलो बाहर। लियाकत साहब इज़ ऑन रिकॉर्ड, ही सेड मूव आउट ऑफ कराची, गो मेक योर कैपिटल इन हैदराबाद। तो कराची पे वफाक ने कहा कि हमारा हक है, ये फेडरल टेरिटरी है। उसके बाद में जैसे मैंने बताया 55 के अंदर बोगरा और सिकंदर मिर्ज़ा ने 1 यूनिट कायम किया, और 1 यूनिट की तहरीक को बाय द वे सिंध ने रेजिस्ट किया था, लेकिन पंजाब में और जो मुहाजिर पॉपुलेशन है उसमें उसकी सपोर्ट मौजूद थी, जबकि सिंधी, बलोच, बंगाली, पख्तून पॉपुलेशन ने उसको अपोज किया था एथनिक रीजंस की वजह से। फिर 1959 में कराची फेडरल कैपिटल मज़ीद नहीं रहा और इस्लामाबाद अनाउंस कर दिया गया, लेकिन 67 तक इंटरिम तरीके से रावलपिंडी को कैपिटल के तौर पर ट्रीट किया गया। उसके बाद में फॉर्मली इस्लामाबाद बिकेम द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। लेकिन 1970 में दोबारा से जब रिवर्सल हुआ 1 यूनिटाइजेशन का, तो फिर कराची सिंध का कैपिटल दोबारा से बना दिया गया। इसीलिए आर्ग्यूमेंट ये किया जाता है कि सिंध ने तो दहाइयों से नहीं बल्कि सदियों से रेजिस्ट किया है कि उसकी डिवीज़न की जाए या उसे कहीं और से कंट्रोल किया जाए। सिंध का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो यही है कि इसकी डिवीज़न नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसने पाकिस्तान की तहरीक को सपोर्ट किया था। जबकि पंजाब और बलूचिस्तान की जो हालिया शक्लें हैं, क्योंकि पंजाब में डिवीज़न हुई, पार्टीशन हुई, तो ये सारी 47 के बाद बनी थी। बलूचिस्तान की भी जो 4 स्टेट्स थी उनको यूनिफाई करके एक बलूचिस्तान बाद में बना, उसकी ये हैयत, ये शक्ल 47 के बाद की है। सिंध का जो तशख़्ख़ुस है वो वैसे का वैसा ही है, जो कि कई सदियों से है, इसीलिए हमें आप नहीं छेड़ सकते, तो उसकी
प्रोपोनेंट्स में लोग ये आर्ग्यू करते हैं। तो अब सवाल ये है कि यहाँ सूबा बन सकता है या नहीं बन सकता, तो उसका जवाब है बहुत 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 मुश्किल काम है। उसकी वजह कि पाकिस्तान के आइन के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आपने सूबों की बाउंड्रीज़ को चेंज करना है तो दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट यानी कि सेनेट और कौमी असम्बली, और इसके अलावा जिस सूबे की डिवीजन की बात हो रही है वहाँ की सूबाई असम्बली से भी 2/3 अक्सरियत से रेजोल्यूशन पास करवानी है, उसके बगैर ये हो नहीं सकता। जबकि आपको पता है कि पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, वो कभी भी नेशनलिस्टों की दुश्मनी मोल लेकर ये काम करने की तरफ आमादा नहीं होगी। पीपल्स पार्टी ये तो मुतालबा कर चुकी है। 2012 से पहले गिलानी साहब के अंडर सराइकी प्रोविंस की कॉल की बात की और कहा कि सराइकी सूबा बनना चाहिए वसेब के अंदर, उसको पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया था और सेनेट में रेजोल्यूशन भी लाए थे, पंजाब में भी रेजोल्यूशन आई थी उस वक्त। इसके साथ साथ 2024 में बिलावल भुट्टो साहब ने भी ये कहा कि इलेक्शन से पहले मैं सपोर्ट करता हूँ जनूबी पंजाब सूबे की तहरीक को। ये भूल गए कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस दे रहे हैं, गुरबत की बात कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, तो कुछ मैट्रिक्स जो है ना सिंध के, वो साउथ पंजाब से भी बुरे हैं। उसकी वजह कि अगर मैं पॉवर्टी यानी कि गुरबत के मॉनिटरी हेड काउंट की बात करूं तो सिंध की 32.6% आबादी और साउथ पंजाब की 31% आबादी ख़त गुरबत से नीचे है। पुरानी डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड बैंक की नहीं कर रहा। इस लिहाज से सिंध में गुरबत जनूबी पंजाब से भी ज़्यादा है। पीपल्स पार्टी कह रही है जनूबी पंजाब में सूबा बना दो, सिंध में नहीं बन सकता। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मारूजी हालात की बुनियाद के ऊपर सूबे कायम कर दिए जाएं, लेकिन मैं पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ कि अगर वो डिवीजन के अगेंस्ट खड़ी होती है तो फिर यहाँ पर आपको दोहरा मयार दिखाई देता है। साउथ पंजाब का रैशनल भी ये है कि 61% आवाम जो है वो हॉस्पिटल बेड तक रसाई हासिल नहीं कर पाते। इन्फेंट मोर्टेलिटी उसकी बाकी पंजाब से बहुत ज़्यादा बुरी है, यानी कि बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं क्योंकि उनको सेहत की बुनियादी सहूलियात नहीं मिलती या उनकी माओं को प्रॉपर मेडिकल केयर नहीं प्रोवाइड की जाती। इसके अलावा अस्पतालों की बात करें तो बहावल, विक्टोरिया और नश्तर के अलावा कोई बड़ा सरकारी अस्पताल तक मौजूद नहीं है। लिटरेसी रेट बाकी पंजाब से 16% कम है। 2.2 टाइम्स यानी कि दुगने ज़्यादा आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं साउथ पंजाब में अगर उसका मुकाबला किया जाए सेंट्रल पंजाब से। यानी कि साउथ पंजाब के बच्चों को तालीम नहीं मिलती। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है, गुरबत जो है, वो बाकी सारे पंजाब से दुगनी है, 2.1 टाइम्स है। इसके अलावा पीने का पानी और सीवरेज की जो भी फैसिलिटीज़ हैं उस तक एक्सेस भी बाकी सारे पंजाब से 40% कम है। सैनिटेशन फैसिलिटीज़ की अगर मैं बात करूं, वॉशरूम्स की बात करूं, सिर्फ 56% पॉपुलेशन है जिसको पुअर सैनिटेशन से निजात हासिल है। इसके अलावा तकरीबन 44% आवाम के पास सैनिटेशन की भी फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है साउथ पंजाब में। इस बुनियाद के ऊपर इस सूबे की डिमांड की जाती है जिसको मैं सपोर्ट करता हूँ। अक्टूबर 2024 में एक सर्वे करवाया गया था ऑनलाइन एक मीडिया हाउस की तरफ से। उसमें 75% पाकिस्तानियों ने, डाटा ये कहता है, सपोर्ट किया कि नए सूबे बनने चाहिए। अगस्त 2025 के अंदर MNA रियाज फितियाना ने एक बिल प्रपोज किया था कि वेस्ट पंजाब का सूबा बना दें, यानी कि फैसलाबाद और साहिवाल डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक सूबा बनाया जाए और इसकी 58 सीट्स बनेंगी कौमी असम्बली में सिर्फ इस सूबे की। 2 डिवीजन है। इसके अलावा नई हाई कोर्ट फैसलाबाद में बना दी जाए, 5 सेनेटर्स होंगे। इसके प्रपोजल्स और भी हैं। सितंबर 2025 में अनवारुल्लाह काकड़ और गौहर एजाज साहब ने यह कहा था कि 12 सूबे होने चाहिए, हर सूबे की 2-2 करोड़ पॉपुलेशन हो जाए, यानी कि टोटल कुल मिला के 24 करोड़। वो और बात है कि पाकिस्तानी पॉपुलेशन में इससे भी आगे निकल गए। लेकिन एक यही प्रपोजल है कि आप तमाम सूबों की पॉपुलेशन को बैलेंस कर दें, रिसोर्स एलोकेशन भी बैलेंस कर दें। मियां आमिर साहब ये कहते हैं 50,000 स्कूल पंजाब के लाहौर से गवर्न नहीं हो सकते। तालीम बर्बाद हुई इसलिए कि आपने पंजाब को बहुत बड़ा रखा। आपका जुडिशल बैकलॉग बहुत मैसिव है। एक जज इतने केसेस नहीं सुन सकता हाई कोर्ट में बैठ के। कहा गया कि एक साल में 800 केसेस सुनने पड़ते हैं एक जज को लाहौर के अंदर। ये कॉल करता है कि नई कोर्ट्स बनाई जाएं, नए सूबे बनाए जाएं। आप क्यों साउथ पंजाब की बात करते हैं? क्योंकि छोटे छोटे काम के लिए आपको लाहौर जाना पड़ता है। यहाँ पे पोस्टिंग ट्रांसफर नहीं होती, यहाँ पे आपकी डेवलपमेंट नहीं होती, हर चीज़ की अप्रूवल लाहौर से आती है। इस वक्त पंजाब में 50,000 स्कूल हैं और वो लाहौर से बैठ के चलाए जाए। वो ये भी कहते हैं कि ये जो 2 खानदानों की हुकूमत है जिसमें भुट्टो और शरीफ हैं सिर्फ, अगर मल्टीपल सूबे होंगे तो इनका भी इक़्तिदार टूटेगा। उसकी वजह यह है कि फिर ख़ानदान की सियासत और मारूसियत से बाहर निकल के नए पॉलिटिशियंस को और यंग लोगों को भी वजारत आला दी जाएगी, क्योंकि हर जगह तो फैमिली नहीं लगा सकते अगर 10 सूबे और बन गए तो ये भी एक नया डोर हो सकता है, दरवाज़ा हो सकता है नई लीडरशिप के आने का। इससे आप अग्री करें ना करें ये आपकी मर्ज़ी है। तो कुल मिला के बात यह है कि साउथ पंजाब में सराइकी पॉपुलेशन, पख्तूनख्वा में हज़ारा पॉपुलेशन और सिंध के अंदर मुहाजिर पॉपुलेशन ये कहती है कि नए सूबे बनाए जाएँ। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इन्हीं सूबों के अंदर मुख्तलिफ कौमियतें भी हैं, यानी कि पंजाब के नेशनलिस्ट, सिंध के नेशनलिस्ट हैं, जो कि इस नए सूबे के क़याम के आइडिया पर बात भी नहीं करना चाहते और कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए दिस विल पिच एथनिसिटीज़ अगेंस्ट एथनिसिटीज़, यानी कि कौमियतों से जंग का बहुत बड़ा प्रॉबेबल सिनेरियो, जिससे एथनिक फ्रेगमेंटेशन और बैल्कनाइजेशन हो सकती है, यानी कि कौमियतों के एतबार से मज़ीद फ्रेगमेंटेशन और चपकलिश का पैदा होने का इम्कान। अब आ जाइए हमारे वर्डिक्ट पर, तो वो ये है कि ये आप इस स्टेट के ऊपर इतनी वीक गवर्नेंस के साथ, इतनी कमज़ोर रेट ऑफ द स्टेट के साथ, इतनी बुरी फाइनेंशियल कंडीशन में और इतने पुअर सियासी कंसेंसस में कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये इतना बड़ा कैन ऑफ वर्म्स है कि अगर आपने ये कैन खोल दिया
तो फिर इसको बंद करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। वजह बताता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि प्रोविंशियल रिसोर्सेज और NFC का आप क्या करेंगे, इस पे एक जितनी तवील एक्सरसाइज और बहस चाहिए आप नहीं कर सकते। हर प्रोविंस अपनी बाउंड्री के ऊपर पहले डिबेट शुरू कर देगा कि कितनी बाउंड्री होनी चाहिए। इसके बाद में एसेट्स की रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी कि किसका कितना हिस्सा बनता है जब ये सूबे नए नए कायम किए जाएंगे, उस पर बहस शुरू हो जाएगी। इसके अलावा लीगल डिस्प्यूट से मर्ज कर जाएंगे और ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल एनर्जी आपको इतनी ज़्यादा चाहिए जो आपके पास है नहीं। बलूचिस्तान में फ्रंट खुला हुआ है, पख्तूनख्वा में तालिबान आए हुए हैं, आज़ाद कश्मीर के अंदर अवामी एक्शन कमेटी से आपको लड़ना पड़ रहा है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में पॉलिटिकल डिस्कॉर्ड है। इस सारे माहौल के अंदर सिंध के अंदर भी इतनी टेंशन डाल के उसको अफोर्ड कौन करेगा, मुझे नहीं ये समझ आ रही। और इतने नए यूनिट्स कायम करने के बाद इतना बड़ा ब्यूरोक्रेटिक बैगेज के हर सूबे के अंदर लेट्स से 32 बन जाएँ, लेट्स से 16 बन जाएँ, नए चीफ सेक्रेटरीज, नए सेक्रेटेरिएट, नए गवर्नर्स, नई सरकारी गाड़ियाँ, नई ग्रीन नंबर प्लेटें, नई पुलिस, नई जुडिशरी। इतना पैसा कहाँ से इस मुल्क के पास आएगा जो कि दुनिया के मसले, आलमी मसले सॉल्व करा के चंद बिलियन डॉलर्स लेता है और उससे गुजारा कर रहा है। यहाँ पर पैसे कहाँ से लाएगा नहीं पता। सो इवन इफ़ इट वॉज अ राइट आइडिया, इवन इफ़ देयर इज़ पोलिटिकल कंसेंसस, लेट्स से, वैसे तो होना ही नहीं, क्योंकि सियासी एतबार से यहाँ पर कौम परस्त तहरीकें जब भी स्टेट के अगेंस्ट बात करती हैं तो कभी मिडल वे नहीं निकलता। रिसेंटली मैंने तो यही देखा है पिछले 10, 15, 20 साल के अंदर। तो अगर हम ये कह भी लें कि चमत्कार हो जाएगा, सियासी तौर पे कंसेंसस हो जाएगा पूरे पाकिस्तान में कि बनाए नए सूबे, उसके बावजूद भी जो ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटिकल एनर्जी और कैपिटल चाहिए वो आपके पास नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता कि पाकिस्तान में नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होने चाहिए। उसकी वजह यह है कि पंजाब पॉपुलेशन के एतबार से 52% है पाकिस्तान का। इसके अलावा सेनेट में जो कहा गया था कि सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी वो तो हुआ नहीं। कौमी असम्बली में इतना बड़ा सूबा, उसके 2-3 शहर ही इतनी बड़ी डोमिनेंस क्रिएट कर सकते हैं कि बाकी सारे सूबों की कोई औकात नहीं बचती। मैं ये समझता हूँ कि पंजाबी के ख़िलाफ़ जितनी नफ़रत फैली है इस मुल्क के अंदर बेवजह, जिसको मैं समझता हूँ, बिकॉज आई थिंक पंजाबीज़ हैव नथिंग टू डू विद इट, ठीक है। तो जितनी भी नफ़रत फैली है वो इसी एडमिनिस्ट्रेटिव इम्बैलेंस की वजह से है, क्योंकि कहते हैं कि रिसोर्सेज, तो भाई बनाओ नए सूबे और फिर देख लेंगे किसकी कितनी आउटपुट है, फिर बात कर लेंगे। तो इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि दिल बड़ा रख के हमें ये सोचना चाहिए कि अगर तो हम प्रोडक्टिव हैं तो क्या इसमें फ़र्क पड़ता है कि सिर्फ इंतज़ामी बुनियाद के ऊपर कुछ नए यूनिट क्रिएट कर लिए जाएं। तो कम से कम पंजाब की डिवीज़न तो मुझे लगता है इनेविटेबल होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने फेडरल बैलेंस क्रिएट करना है तो वो इसके बगैर मुमकिन नहीं है। बाकियों की डिवीज़न पे एक नई लड़ाई पड़ जाती है, उसको कैसे हल करना है मुझे नहीं पता। लेकिन सबसे बड़ा सलूशन था इनके अंदर आर्टिकल 140A, जो कह रहा था कि हर सूबे ने लोकल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करनी है, यानी कि बल्दियाती हुकूमत का क़याम अमल में लाना है। नहीं लेके आए, क्योंकि सूबे भी डिक्टेटर बन गए 18वीं तरमीम के बाद से, सारा पैसा जेब में डाल लिया। फर्दर डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि लोकल गवर्नमेंट्स को जो इख्तियार देना था वो दिया ही नहीं। दुनिया की कोई जमहूरियत लेजिटिमेट नहीं है लोकल गवर्नमेंट के बगैर, ये मैं आपको बता दूँ। पाकिस्तान में डिक्टेटर आते हैं सिर्फ तब बल्दियात चलता है, उसके अलावा सियासतदान नहीं चलाते। दें जवाब जो कहते हैं लोग के पॉलिटिक्स का इशू नहीं है, एलिफेंट इन द रूम एक ही है, तो भाई इनके पास पैसे भी हैं, क्यों नहीं कराते बल्दियाती इंतखाब? और जहाँ पर होते हैं वहाँ पे इलेक्शन रिग हो जाता है, वहाँ इख्तियार कोई नहीं होता मेयर का। तो बेहतरीन मॉडल ये था कि आप 140A के तहत बल्दियाती हुकूमतें कायम करके एजुकेशन, मैट्रिक तक, हेल्थ केयर, डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों तक, वाटर सप्लाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पॉपुलेशन प्लानिंग, सड़कें, ये सब कुछ आप लोकल गवर्नमेंट्स के हवाले करते, उन्हें कहते आप चलाएं। इसके अलावा सूबा जो है वो अपने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन से 30-40% बजट उनको देता, और ये बजट इन तमाम सेक्टर्स के ऊपर लोकल गवर्नमेंट्स लगाती। उसके बाद में वो प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चर और यूज़र टैक्स ले लेती उसके बदले और वापस कर देती। ये था फार्मूला जो आपने नहीं किया, क्योंकि आप अपनी ताकत को कभी भी डिवाइड करने पे आमादा नहीं होते। इसीलिए सूबे भी डिक्टेटर हैं, वफाक ने भी डिक्टेटरशिप का मुजाहरा किया, दोनों इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। और अगर आप बल्दियाती इंतखाबात करवाते, एक फंक्शनल बल्दियाती फ्रेमवर्क पूरे मुल्क में नाफिज करते, हर शहरी ये फील करता कि मेरे इर्द गिर्द हुकूमत है मुझे हेल्प करने के लिए। अब क्या है कि जनाब MPA साहब लाहौर बैठे हुए हैं, MNA इस्लामाबाद बैठे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे, और करवाना क्या है, ट्रांसफार्मर चेंज करना है। क्या वजह है कि मरीम नवाज़ साहिबा या CM तक के जो ऑफिस के लोग हैं वो सड़क बना के तालियां बजवा रहे होते हैं। परफॉर्मेटिव डेवलपमेंट सिर्फ, बल्दियात है कोई नहीं। अगर नाजिम आ गया तो ये क्रेडिट और ये सारा कुछ जो पॉइंट्स स्कोरिंग है ये कौन करेगा? इसीलिए ये सब अपने हाथ में रखा हुआ है। तो डेमोक्रेसी जो है वो हमेशा 3 टियर सिस्टम के ऊपर चलती है। 3 टियर यानी कि जिसके 3 फैसेट्स होते हैं, पहला फेडरल, दूसरा प्रोविंशियल, तीसरा लोकल, यानी कि वफाकी, सूबाई और बल्दियाती। जिस भी हुकूमत की इस 3 इकाइयों में से एक इकाई मिसिंग है जनाब, वो आप याद रखिए कि वो खालिसतन जमहूरी रियासत नहीं है। मैं समझता हूँ कि पहले एक तवील सियासी बहस है। अगर रातों रात किसी को बताए बगैर एक रेफरेंडम हुआ, ना वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा, ना उस पर कोई अमल करेगा। वो इतना सुपरफिशियल चेंज होगा कि जिस तरह 1 यूनिट को उड़ा के बाहर फेंक दिया, इसको भी फेंक दिया जाएगा। परमानेंट पॉलिटिकल चेंज किससे आता है? मुशावरत से, जो कि जमहूरियत की रूह है। इसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए अगर तो ये काम करना है तो सबको इकट्ठा बैठा के इन तमाम सवाल जो हमने पूछे हैं इसका जवाब तलाश करें। अदरवाइज़ 140A को बहाल करें, बल्दियाती हुकूमतों का नफाज करें, उनको पैसे दें,
सारा एडमिनिस्ट्रेशन का मसला वो ख़ुद ठीक कर लेंगे। बाकी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई ये कहता है कि सदारती निज़ाम वापस आए तो फिर आपको पूरे आइन की शक्ल को तब्दील करना पड़ेगा, क्योंकि 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में सदारती निज़ाम की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, उम्मीद है त तव्हांखे असांजो अॼु जो वीडियो बि पसंदि आयो हूंदो। जे तव्हांखे ही वीडियो पसंदि आयो आहे त वीडियो खे लाइक कंदा, चैनल खे सब्सक्राइब कंदा ऐं बेल आइकॉन खे ऑल ते प्रेस कंदा त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं आसानीअ सां पहुची सघे।